नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इम्पोर्टेंट पार्ट है, याद रखना, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, मादा जनन तंत्र के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं। मादा जनन तंत्र में ओवेरी के बारे में बात करेंगे, ओवेरियन, अंडवाहिनियाँ, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, गर्भाशय, वेजाइना, योनि, बाहरी स्ट्रक्चर क्या क्या होती हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स क्या क्या होती हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आगे हम क्लीवेज वगैरह भी इसमें पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट डिस्कशन इस टॉपिक के अंदर अपन करने वाले हैं। पहले अपन सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट अलग से पढ़ने वाले हैं। तो अभी अपन जो मादा जनन तंत्र वाला पार्ट है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम लगाइए मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र जो है, इसको मेनली पहले हम दो भागों में बांटते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है इसके प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक है द्वितीयक जनन अंग, जिनको कहते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग, या इनको सहायक जनन अंग भी कहते हैं, या इनको कहते हैं सहायक जनन अंग, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अंग के अंदर। तो इसमें हम बात करने वाले हैं अंडाशय के बारे में। मेन अंग है ओवेरी। प्राथमिक जनन अंग, मेन अंग है अंडाशय, ओवेरी। मादा जनन तंत्र को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्राथमिक जनन अंग, दूसरा है द्वितीय जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के अंदर अपन बात कर रहे हैं अंडाशय, ओवेरी। द्वितीय के सहायक जनन अंग के अंदर अपन बात करेंगे इसके सेकेंडरी ऑर्गन के रूप में पाई जाती हैं, जैसे अंडवाहिनियां, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स दो होती हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे इसमें गर्भाशय, यूट्रस की बात करेंगे। यूट्रस के बाद अपन इसमें योनि वाला पार्ट पढ़ेंगे, वेजाइना। योनि की बाहरी भाग पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। भग, बुलवा, भग शेफ, क्लाइटोरिस, एक लघु भगोष्ठ, बृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा, एक लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा। एक इसमें सहायक जनन ग्रंथियां,
एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के अंदर इसमें अपन बात करने वाले हैं बार्थोलिन ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्लैंड्स, और एक इसमें स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स। कंप्लीट्स इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, सहायक जनन अंग हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग की बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राथमिक जनन अंग की यदि हम बात करें तो प्राथमिक जनन अंग में सबसे पहले आते हैं अंडाशय, ओवेरी। अंडाशय ओवेरी की यदि हम बात करें तो अंडाशय की संख्या होती है 2। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के रूप में काम करते हैं, मादा जनन ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं। तो मादा जनन ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं, फंक्शंस एज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, एज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स मादा जनन ग्रंथि के रूप में काम करते हैं। संख्या की बात करें, नंबर संख्या होती है इनकी 2। संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर, तो संरचना होती है इनकी ओव्यूल शेप्ड, अंडाकार आकृति के रूप में पाए जाते हैं। पोजीशन की बात करें, कहाँ पर होते हैं, पोजीशन की बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, उदर गुहा में, पैल्विक रीजन में होते हैं। जो कमर वाला क्षेत्र होता है उसको पैल्विक रीजन कहते हैं। श्रोणी भाग में पाए जाते हैं, उदर गुहा में पाए जाते हैं। उदर गुहा में श्रोणी भाग में स्थित होते हैं। पैल्विक रीजन इन एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा में श्रोणी भाग में ये उपस्थित होते हैं। आकार इनका वैसे बादाम नुमा होता है, ये ओवल शेप्ड इसकी शेप होती है और इसके बादाम नुमा भी होते हैं, अंडाकार या लगभग बादाम शेप के होते हैं। ये ओवल शेप्ड की जगह अपन लिख सकते हैं बादाम नुमा। बादाम नुमा होते हैं, अंडाकार, प्रॉपर अंडाकार नहीं होते, थोड़े बादाम नुमा आकृति के होते हैं। अगर इनके हम लंबाई की बात करें कि लंबाई वगैरह इनकी क्या होती है, चौड़ाई वगैरह क्या होती है, तो लंबाई, लेंथ की बात करें तो लगभग ये हम ये कह सकते हैं लंबाई इनकी होती है लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इनके चौड़ाई मोटाई की बात करें तो मोटाई लगभग इनकी 1 से 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। छोटी सी जनरल जानकारी थी। अब हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये ओवेरियन का एक सेक्सुअल क्रॉस है, ये काट है, ये ओवेरियन की स्ट्रक्चर ओवेरी। आप देख पा रहे हैं ये एक ओवेरी की स्ट्रक्चर है। मैं हैंडमेडेड भी बनाऊंगा अभी, पहले अपन इसको एक बार रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको।
यहाँ से जो जा रही हैं ये हाइलम वाला पार्ट कहलाता है, इसका हाइलस पार्ट बोलते हैं इसको, हाइलस। इस हाइलस भाग से ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियां प्रवेश करती हैं। क्या प्रवेश करती हैं? रक्त वाहिनियां, न्यूरॉन्स वगैरह, नर्व वगैरह प्रवेश करती हैं इस भाग से। ये वाली, ये ब्लड वेसल्स हैं। रेड वाली में शुद्ध है, ब्लू वाली में अशुद्ध है। फिर इसमें क्या होता है दोस्तों, ओवेरी के अंदर अंडाशय का मेन कार्य होता है अंडाणुओं का निर्माण करना। क्या काम होता है? अंडाणुओं का निर्माण करना होता है। आंतरिक संरचना के आधार पर अंडाशय के दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है बाहरी भाग, वो थोड़ा सा मोटा और सघन होता है। जो बाहरी भाग होता है ना, ये थोड़ा सा मोटा और सघन होता है। इसको तो कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको? कॉर्टेक्स कहते हैं, या इसको बलकुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलकुट कहा जाता है। और आंतरिक भाग जो होता है वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत ढीला होता है, थोड़ा लूज होता है, जिसे मध्यांश या मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यांश, या इसको कहा जाता है मेडुला। क्या कहा जाता है इसको? मध्यांश या मेडुला के नाम से इसको जाना जाता है। वैसे अंडाशय का जो निर्माण होता है वो 3 लेयर से मिलकर के होता है। याद रखना, कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। अगर हम बात करें तो इसमें 3 लेयर अपन बना सकते हैं। तीन लेयर इसके अंदर होती हैं। 3 लेयर के नाम क्या क्या हैं? तो 3 लेयर की बात करें अपन तो सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं आंतरांगी पेरिटोनियम, या विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है, या इसको कहते हैं आंतरांगी पेरिटोनियम। क्या कहते हैं इसको? आंतरांगी पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। बीच वाला जो मध्य वाला आवरण है वो बना रहता है जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू का, इसलिए इसको जर्मिनल एपिथेलियम लेयर कहते हैं, या जननिक उपकला आवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननिक उपकला आवरण, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है एक, और जो अंत वाली होती है उसको कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहा जाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं इसको। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, या इसको कहते हैं श्वेत कंचुक। ये 3 लेयर याद रखना कहाँ पाई जाती हैं? ओवेरी के चारों तरफ पाई जाती है। हैंडमेडेड इसमें बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साफ दिख रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। तो 3 लेयर हुई हमारी। सबसे बाहर वाली विसरल पेरिटोनियम, सेकंड वाली जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, और थर्ड वाली जो हुई वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बलकुट और मध्यांश ये बाहरी और आंतरिक दोनों को मिलाकर कहते हैं। इन दोनों का निर्माण संयोजी ऊतकों के तंतुओं से निर्मित होता है। पूरे को अपन कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। बलकुट और मध्यांश वाला जो भाग है, ये बलकुट और मध्यांश वाला भाग है, इसको कहते हैं हम स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? याद रखना, स्ट्रोमा कहते हैं। इस कॉर्टेक्स भाग का जो स्ट्रोमा होता है उसमें कुछ इलास्टिक फाइबर भी होते हैं, प्रत्यास्थ तंतु हो सकते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, कुछ अनवॉलंटरी मसल्स हो सकती हैं, अनस्टेटेड मसल्स हो सकती हैं, और परिपक्वन की विभिन्न अवस्थाओं में क्या पाई जाती हैं? ग्रेफियन फॉलिकल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ग्रेफियन फॉलिकल्स। देखिए इधर सबसे पहले जो आपको ये दिखाई दे रही है छोटी छोटी, इनको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, या इनको कहते हैं प्राथमिक पुटिका। क्या कहते हैं? प्राथमिक पुटिका। स्टार्टिंग में जो बनती हैं उनको क्या कहा जाता है? प्राथमिक पुटिका कहते हैं। ये मैं आपको बाद में अलग से भी पढ़ाऊंगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जब अपन पूरा फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, पूरा गैमेटोजेनेसिस जब अपन पढ़ेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस में जो अंडजनन की क्रिया अपन अलग से पढ़ेंगे, वहाँ पर भी चर्चा अपन अलग से करते हैं। बाकी ये तो जब कॉमन केवल जनन तंत्र वाला पार्ट पढ़ते हैं तो इतना ही पढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अलग से डिटेल चर्चा होती है, वो सेकंड ग्रेड में होती है, फर्स्ट ग्रेड में होती है। वो अपन एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट जो है वो सेकंड ग्रेड के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ जनन तंत्र है वहाँ पर जनन तंत्र की ही चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इसके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है। प्राइमरी फॉलिकल्स फिर चेंज हो जाती है हमारी सेकेंडरी फॉलिकल्स में,
इनको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी चेंज हो जाती है फिर टर्सरी फॉलिकल्स में, जिनको कहा जाता है तृतीयक पुटिका। क्या कहते हैं, तृतीयक पुटिका। और ये फिर तृतीयक पुटिका जो होती है एंड में जाकर के मैच्योर हो जाती है, और मैच्योर होने के बाद ये फट जाती है, और जब फटती है तो इससे एक संरचना निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ये परिपक्व है, ये कैसी है, याद रखना, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है, ये परिपक्व पुटिका है ये, जिससे क्या निकलता है, ओवम निकलता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये जो पूरा ये स्ट्रोमा वाला भाग है, ये कौन सा भाग है, ये स्ट्रोमा वाला भाग होता है। तो ये तो अब अकेला अपन ने ओवेरी पढ़ी है, याद रखना। इस ओवेरी के बारे में लिखेंगे, फिर अपन पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पूरा डायग्राम लेके चलेंगे। पहले अपन यहां तक का इसमें थोड़ा सा पार्ट नोट कर लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर आंतरिक संरचना के आधार पर अंडाशय के दो भाग होते हैं, ओवेरी के दो पार्ट्स होते हैं। पहला थोड़ा सा मोटा होता है और सघन होता है, थिक एंड डेंस होता है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स या बलकुट कहा जाता है। दूसरा भाग अपेक्षाकृत ढीला होता है, थोड़ा सा लूज होता है, इसको कहते हैं मेडुला या इसको मध्यांश कहते हैं। दोनों को मिलाकर स्ट्रोमा कहा जाता है। कॉर्टेक्स प्लस मेडुला, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, स्ट्रोमा वाला पार्ट कहते हैं। स्ट्रोमा जो होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो भी अपन लिखेंगे। अंडाशय का निर्माण 3 आवरणों से मिलकर होता है। ओवेरी फॉर्मेशन, अंडाशय निर्माण, इसमें कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं, 3 आवरण पाए जाते हैं। आउटर लेयर जो बाहरी आवरण होता है उसको कहा जाता है विस्रल पेरिटोनियम, आंतरांगी पेरिटोनियम, विस्रल पेरिटोनियम, एक मिडिल लेयर होती है, मध्य आवरण होता है, इसको कहा जाता है जननिक उपकला आवरण, जननिक उपकला आवरण, जर्मिनल एपिथेलियम मेम्ब्रेन, और तीसरी है श्वेत कंचुक ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इंटरनल लेयर आंतरिक झिल्ली, इसको कहा जाता है श्वेत कंचुक। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तीनों लेयर होती हैं ये।
तो 3 लेयर ओवेरी का फॉर्मेशन करती हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें बलकोटीय जो क्षेत्र है, कॉर्टिकल रीजन, बलकोटीय क्षेत्र के स्ट्रोमा भाग में क्या क्या पाई जाती हैं? तो याद रखना, एक तो प्रत्यास्थ तंतु होते हैं, प्रत्यास्थ तंतु होते हैं इलास्टिक, कुछ फाइबर होते हैं, रक्तवाहिनी या ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्तवाहिनियां ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अलावा अपन बात करें इसमें कुछ अरेखित पेशी होती हैं या अनैच्छिक पेशी होती हैं, अनवॉलेंट्री मसल्स, और एक अनैच्छिक या अरेखित पेशी होती हैं, तथा परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में ग्रेफियन पुटिकाएं पाई जाती हैं। परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में ग्रेफियन पुटिकाएं उपस्थित होती हैं। इसका मतलब क्या है? ग्रेफियन follicles present in different stage of maturation, परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग क्या पाई जाती है? ग्रेफियन फॉलिकल पाई जाती है। पहले प्राइमरी बनती है, फिर सेकेंडरी बनती है, फिर टर्सरी बनती है, फिर लास्ट में परिपक्व पुटिका बन जाती है। यानी इसमें सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है। सबसे पहले तो प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल। पहले सबसे पहले देखो प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर ग्रेफियन। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, उसके बाद में ग्रेफियन फॉलिकल। ये परिपक्व होती है, मैच्योर होती है। ये जब फटती है तो ओवम बाहर निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, और ये फीमेल गैमेट के रूप में काम करता है। जब ये ओवम बाहर निकलता है, जब ग्रेफियन फॉलिकल्स परिपक्व होने के पश्चात अंडाणु का उत्सर्जन करती है, उसको हम ओवुलेशन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं, याद रखना। और अंडोत्सर्ग क्रिया के पश्चात एक पीले रंग की खोलनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, या पीतपिंड कहा जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम एक शरीर की अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है। एक अनस्टेबल एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में फीमेल में जो पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है। और इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या काम करता है? एक तो यूट्रस को एक्टिव बनाता है, गर्भाशय को क्रियाशील बनाता है। दूसरा, महिलाओं में गर्भ धारण निर्धारण करने में सहायक होता है। प्रेगनेंसी डिटरमिनेटिंग हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसलिए इसे गर्भ धारण निर्धारक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एक वयस्क महिला के दोनों अंडाशयों में लगभग 4 लाख ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाती हैं। और याद रखना, ग्रेफियन फॉलिकल्स का निर्माण फीमेल के अंदर भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाता है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही हो जाता है, भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाता है।
बाद में नहीं बनती हैं, हालांकि धीरे धीरे कम हो जाती है, एंड तक इनकी संख्या कम रह जाती है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ग्रेफियन फॉलिकल्स जैसे मैच्योर होती हैं यानी परिपक्व होती हैं तो ये फटने लगती हैं, इसमें ब्लास्ट होता है, और जैसे ये फटने लगती हैं तो ओवम का उत्सर्जन होता है। इस क्रिया को कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, या इसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये ओवम जो होता है ये ही मादा युग्मक के रूप में काम करता है। तो मेनली अंडाशय का मेन काम क्या हुआ? अंडाणुओं का निर्माण करना। तो इसका मतलब अंडाशय का जो मुख्य कार्य हुआ, वो अंडाशय का मुख्य कार्य क्या हुआ? अंडाणु निर्माण, ओवम फॉर्मेशन। मेन फंक्शन ऑफ ओवेरी, ओवम फॉर्मेशन। ये ओवम क्या काम करता है? ये फीमेल गैमेट का काम करता है। फीमेल गैमेट या क्या काम करता है? ये मादा युग्मक का कार्य करता है। किसका काम करता है? मादा युग्मक का काम करता है। ये चीजें तो देखो आपको थर्ड ग्रेड वगैरह में ये सारी चीजें अपन को याद रखनी पड़ेंगी। एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट और जो डेवलपमेंट बायोलॉजी वाला पार्ट होता है जिसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में अपना काम आता है, वो अलग से पार्ट पढ़ेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन चीज़ें हैं, ये तो आपसे जनरली पूछी ही जाएंगी। तो फीमेल गैमेट या किसका काम करता है? मादा युग्मक का काम करता है। जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं आपके उनमें भी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फीमेल गैमेट का ये काम करता है। ओव्यूलेशन के पश्चात एक पीले रंग की खोलनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, या इसको पीत पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत पिंड कहते हैं। और ये पीत पिंड जो है ये शरीर की एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है। शरीर की अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि, अनस्टेबल एंडोक्राइन ग्लैंड इन फीमेल बॉडी। तो मादा शरीर की एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कौन काम करती है? कॉर्पस ल्यूटियम करती है। कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन और ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एक वयस्क महिला के दोनों अंडाशयों में लगभग हम ये कह सकते हैं 4 लाख ग्रेफियन फॉलिकल्स पाई जाती हैं। एक वयस्क महिला, अडल्ट फीमेल के दोनों ओवरीज में लगभग 4 लाख ग्रेफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, याद रखना। ग्रेफियन फॉलिकल्स का निर्माण जन्म से पहले ही होता है, भ्रूणीय अवस्था में, जन्म के बाद नहीं बनती हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो लगभग 4 लाख ग्रेफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ग्रेफियन फॉलिकल से, और इनमें से भी अधिकांश को डीजनरेट होती हैं ये, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा इनको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल से जो हार्मोन निकलता है वो है एस्ट्रोजेन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। किसका सीक्रेशन होता है? सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शन की यदि अपन बात करें तो इसका फंक्शन होता है मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करना। मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आवाज का पतली होना, आवाज का पतली होना, त्वचा का मुलायम होना, शरीर पर बालों का कम होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ये सारे लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य हो गए। जो पीतपिंड है, जिसको हमने नाम दिया था कॉर्पस ल्यूटियम, उस पीतपिंड या कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। इसका काम होता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्राव करता है। सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। और ये क्या काम करता है? ये एक तो यूट्रस को एक्टिव बनाता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एक तो यूट्रस को एक्टिव बनाता है, गर्भाशय को क्रियाशील बनाता है। ये गर्भाशय को क्रियाशील बनाता है। यूट्रस एक्टिवेशन करता है। दूसरा, महिलाओं में गर्भधारण निर्धारण में सहायक है। प्रेगनेंसी डिटर्मिनेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको। प्रेगनेंसी
डिटरमिनेटिंग हार्मोन कहते हैं। महिलाओं में गर्भधारण निर्धारण करने में ये सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसको गर्भधारण निर्धारक हार्मोन कहा जाता है। गर्भधारण निर्धारक हार्मोन कहते हैं इसको। प्रेगनेंसी डिटरमिनेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, गर्भधारण निर्धारक हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं, एक महिला में एक महीने में एक ओवम का फॉर्मेशन होता है और अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 300 से 400 ओवम का निर्माण होता है। 300 से 400 अंडाणुओं का निर्माण होता है। एक फीमेल में एक मंथ में एक ओवम का तथा संपूर्ण जीवन काल में लगभग 300 से 400 ओवम का क्या होता है, निर्माण होता है। 300 से 400 अंडाणु पूरे जीवन काल के अंदर बनते हैं। अंडाशय द्वारा अंडाणुओं का उत्सर्जन क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। महिलाओं में अंडोत्सर्ग ओवुलेशन को रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का यूज किया जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज किया जाता है, जिनको ओसीपी कहते हैं, जिनकी खोज पिनकस ने की थी। और ओसीपी के अंदर भी याद रखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स का यूज किया जाता है। फीमेल में ओव्यूलेशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियों का यूज किया जाता है। इसकी ओसीपी की डिस्कवर की बात करें अपन, खोज किसने की थी, तो इनकी खोज की थी पिनकस ने। किसने खोज की थी, पिनकस ने की थी। ये मैं जब जननात्मक स्वास्थ्य अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, उसमें भी अपन और भी चर्चा करेंगे कि गर्भ निरोधक के रूप में किस चीज का यूज किया जाता है। यहाँ तो केवल मैं एक लाइन यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। खोज पिनकस ने की थी और इनमें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का यूज किया जाता है। किस किस का यूज करते हैं इसमें, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का यूज होता है। ये गोलियां शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। इनसे गैस्ट्रिक समस्या, कैंसर, अल्सर जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है, याद रखना। महिलाओं में मासिक चक्र की जो अवधि होती है वो 28 दिन की होती है। मासिक चक्र प्रारंभ होने के 13वें दिन से 19वें दिन के मध्य अंडाणु अंडाशय से निर्मुक्त होकर के कहाँ चला जाता है, अंडवाहिनी में जाता है। और अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में ही, याद रखना, निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है। अभी फैलोपियन ट्यूब के बारे में अपन बात करेंगे। निषेचन जो होता है वो कहाँ पर होता है, याद रखना, अंडाशय के अंदर ही होता है। 3 टर्म आती हैं मादा में विकास के क्रम की। यदि हम बात करें कि मादा में विकास का क्रम, तो एक टर्म आती है ठेलार की, एक टर्म आती है प्यूबार की, एक टर्म आती है मैनार की,
एक टर्म आती है मेनोपॉज और एक टर्म आती है प्यूबर्टी। क्या मतलब होता है इनका? थैलार्की का मतलब होता है मादा में, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स का विकास होना, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल। मादा में स्तन ग्रंथियों का विकास होना, मादा में स्तन ग्रंथियों का विकास होना, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल। दूसरा है, सॉरी इसको ऊपर लिख दें, मादा में स्तन ग्रंथियों का विकास होना, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल। प्यूबार्की क्या होता है? प्यूबार्की का मतलब होता है मादा में जनन अंगों पर बालों का आना, हेयर्स का आना, रोम का आना। मादा में जनन अंगों का परिपक्व होना, मैचुरेशन ऑफ जनन अंगों का परिपक्व होना। मैचुरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेनार्की का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र का प्रारंभ होना, मासिक चक्र का प्रारंभ होना, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आर्तव चक्र का प्रारंभ होना। मेनोपॉज क्या होता है? मासिक चक्र का पूर्णतया समाप्त हो जाना। मासिक चक्र का पूर्णतया समाप्त होना। और प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी का मतलब होता है, प्यूबर्टी शब्द वैसे मेल फीमेल दोनों के लिए काम में लेते हैं, पुरुषों में तथा महिलाओं में एक तरीके से परिपक्वता आना, किशोर अवस्था के लक्षण दिखाई देना, जनन अंगों का विकास होना, ये सब आता है इसमें। जनन अंगों का विकास होना, इसको प्यूबर्टी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल, ये अलग से टर्म है, ठीक है। प्यूबर्टी दोनों के लिए कॉमन टर्म है ये, बाकी 4 टर्म ये फीमेल के लिए हैं। तो ये फीमेल में, मादा में विकास का क्रम होता है दोस्तों। क्या होता है? ये फीमेल के अंदर विकास का क्रम होता है। आगे हम बात करेंगे फिर इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और भी पार्ट हैं। एक बार मैं डायग्राम आपको समझा देता हूं, फिर अपन इसमें आगे की बात कर लेंगे। ये डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये जो संरचना इसमें मैंने आपको ओवरी की स्ट्रक्चर वैसे अलग से बना दी है,
लेकिन इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रही हैं इनको तो कहते हैं अपन ओवेरी। क्या कहते हैं इनको? ओवेरी कहते हैं, या इनको कहा जाता है अंडाशय। क्या कहा जाता है इनको? ओवेरी या अंडाशय बोलते हैं। ओवेरी के बाद की जो है दो, इनको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ये इनको कहा जाता है अंडवाहिनी। हालांकि इसके भी हम पार्ट करने वाले हैं, अंडवाहिनी के पार्ट करेंगे। अंडवाहिनी के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट जो इस प्रकार से खुला हुआ होता है, इसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं इसको? इनफंडीबुलम कहते हैं। बीच वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एम्पूला। क्या बोलते हैं इसको? एम्पूला या तुम्बिका कहते हैं। इनफंडीबुलम को हिंदी में कीपक कहते हैं। और एक एंड वाला पार्ट होता है जो गर्भाशय से जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। और इस्थमस, एम्पूला, इनफंडीबुलम, ये तीनों ही पार्ट किसके हैं? फैलोपियन ट्यूब के हैं। तीनों पार्ट किसके हैं? ये फैलोपियन ट्यूब के हैं, अंडवाहिनी के हैं। ये तीनों पार्ट से मिलकर के क्या बनती है? अंडवाहिनी बनती है। किसमें क्या काम होता है अपन चर्चा करेंगे। ये जो इनफंडीबुलम वाला भाग है, कीपक वाला भाग है, इसकी आंतरिक सतह पर इस प्रकार से कुछ संरचनाएं होती हैं झालरनुमा, जिनको कहा जाता है फिम्बरी। क्या कहा जाता है? फिम्बरी, या इनको झालर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झालर। ये अंडाणु को पकड़ करके आगे की ओर धकेलने का काम करती हैं। ये जो बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है इसको यूट्रस कहते हैं, गर्भाशय कहा जाता है, बच्चेदानी के नाम से भी जाना जाता है। इसको बुम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुम्ब के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसमें 3 लेयर होती हैं। एक तो होता है मायोमेट्रियम, एक होती है एंडोमेट्रियम, और एक होता है बाहर वाली आउटर लेयर इसके अंदर होती है। 3 लेयर इसके अंदर होती हैं। फिर ये जो गर्भाशय का ऊपरी भाग जो होता है वो तो थोड़ा चौड़ा होता है, उल्टी नाशपाती जैसा होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप्ड होता है। इसको फंडस बोलते हैं। ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं, या इसको बॉडी कहा जाता है, काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काय। इसको बोल, ये लिखा है यूट्राइन फंडस बोलते हैं। और नीचे वाला भाग थोड़ा सकरा हो जाता है, इसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? गर्भाशय ग्रीवा के नाम से जानते हैं। गर्भाशय ग्रीवा ही आगे जाकर लंबी पतली नलिका नुमा संरचना के रूप में ओपन होती है, जिसको योनि कहा जाता है, वेजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजाइना। योनि के जो बाहरी भाग होता है ना उसको कहते हैं भग या बुलवा कहते हैं। योनि का बाहरी भाग क्या कहलाता है? भग या बुलवा कहलाता है। भग के शीर्ष भाग पर ही जो संरचना पाई जाती है इसी को कहते हैं क्लाइटोरिस। क्या कहा जाता है? क्लाइटोरिस कहते हैं, जो कि पुरुषों में शिश्न के समजात उत्तेजक अंग के रूप में काम करती है। 2 बलनुमा संरचना पाई जाती है, एक तो बाहरी बलन होता है, एक आंतरिक बलन होता है। बाहरी बलन को कहते हैं लेबिया मेजोरा। क्या कहते हैं इसको? लेबिया मेजोरा कहते हैं। और अंदर वाले बलन को कहते हैं लेबिया माइनोरा, या इनको कहा जाता है बृहद भगोष्ठ, तथा एक होता है लघु भगोष्ठ। ये दोनों संरचनाएं योनि में पाई जाती हैं। एक इसमें मूत्रमार्ग होता है, एक इसमें जनन छिद्र के रूप में काम करता है, योनि द्वार होता है। और भी कई सारी चीजें हैं। ये तो मैंने एक डायग्राम आपको समझाया है कि इस डायग्राम के अंदर कौन कौन से पार्ट इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो मोटे मोटे अपन ने देखा है इसको। तो एक तो इसमें ओवेरी पाई जाती हैं, ओवेरी के बारे में हमने डिटेल चर्चा कर ली है। फैलोपियन ट्यूब के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, कौन कौन से पार्ट हैं, कहाँ पर क्या क्रिया होती है, फिम्बरी क्या होती हैं, यूट्रस क्या होता है। यूट्रस के अंदर ही याद रखना बच्चे का रोपण होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर रोपण होता है। क्लीवेज विदलन क्रिया हालांकि अंडवाहिनी से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन निषेचन के बाद जो भ्रूण का रोपण होता है, इम्प्लांटेशन, वो कहाँ पर होता है? यूट्रस के अंदर होता है। इसी को बच्चेदानी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय, या इसी को क्या कहा जाता है? बच्चेदानी के नाम से भी जाना जाता है, बुम्ब के नाम से भी इसको जाना जाता है। एनसीईआरटी का शब्द है बुम्ब, याद रखना। गर्भाशय को बुम्ब भी बोलते हैं। और ये जो दिख रहे हैं ना आपको व्हाइट, ये लीगामेंट्स हैं, लीगामेंट्स, ओवेरियन लीगामेंट्स हैं। ये अंडाशयी स्नायु बोलते हैं इनको हिंदी में, जिनके द्वारा ये जुड़ा रहता है।
लीगामेंट्स के द्वारा ही ये जुड़ा हुआ रहता है। लीगामेंट्स होते हैं ना, हमारे हड्डियों के बीच में भी लीगामेंट्स होते हैं, ऐसे लीगामेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से ये सदा हुआ रहता है। ये फीमेल में एब्डोमिनल कैविटी में पेल्विक रीजन के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये मादा जनन तंत्र है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये, इसको मादा जनन तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो अभी अपन ने ओवेरी की ही बात की है, बाकी डायग्राम अपन ने एक बार समझ लिया है। इसमें जो और चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। थैंक यू।